हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में क्या होता है। पहले हमें नाम से ही पता चलता है कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी, वो ट्रेड करने आई थी इंडिया में, और धीरे धीरे उन्होंने अपना टेरिटरी का विस्तार कर लिया। तो कैसे किया, इस चैप्टर में हम सब ये जानेंगे और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि औरंगजेब क्या था। यह सबसे लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था और इसका पूरे ऑल इंडिया पर कंट्रोल था। 1707 में जब इसकी डेथ हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो पूरे जब उसके बाद जो भी रूलर्स आते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते, जिस कारण से क्या होता है, उनका कंट्रोल पूरे इंडिया पर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और नए नए जो भी सूबेदार थे, ज़मींदार थे, और वो पावरफुल होने लगते हैं और वो अपने आप को फ्री मानने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो दिल्ली का कंट्रोल था पूरे इंडिया पे, वो सेंटर का, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। बाई द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि नया पावरफुल जो नए आते हैं पावरफुल, जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, तो उनका कंट्रोल धीरे धीरे क्या होता है। पहले तो वो आते हैं ट्रेडिंग करने यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली। और ये कैसे बनाई, और यहाँ के वो धीरे धीरे मालिक बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं ऑफ द एम्पायर पूरे इंडिया में। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे कैसे वो ट्रेड करने आए थे और धीरे धीरे कैसे यहाँ पर मास्टर बन गए, मालिक बन गए। तो हम एक आपको यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा होगा, बहादुर शाह जफर और हिज सन, इसको किसमें क्या किया है, अरेस्ट कर लिया गया। जो आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुग़ल, मतलब कोई भी पावरफुल मुग़ल नहीं था उस समय, लेकिन जो सिम्बॉलिकली तरह से हम देखते हैं कि कुछ मुग़ल जो बादशाह थे केवल सिंबल की तरह के रूप में थे कि हाँ भाई ये मुग़ल बादशाह है, लेकिन उनकी कोई पावर नहीं थी, उनकी कोई भी उनका कंट्रोल नहीं था। और वो जैसे हम देखते हैं 1857 में बहादुर शाह जफर और उसके जो मुग़ल एम्परर जो रहते हैं, उसको क्या किया जाता है, बहादुर शाह जफर को, उनको वहाँ से किंगडम से, वहाँ से राज्य से हटा दिया जाता है एंड फोर्सफुली तरीके से। और उसके जो सन होते हैं, उसके सन को उसके सामने ही कोल्ड ब्लडेड मतलब शूट आउट कर देते हैं वहीं पे, और उसके सामने गोली मार दी जाती है। तो इसमें ये आपको इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है ईस्ट में, हम ये देखते हैं कि आप यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, जिससे आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ये कोप अफ्रीका के जो रास्ते, अफ्रीका के नीचे लिखा हुआ है कैप ऑफ गुड होप, इसके रास्ते हुए होते हैं यहाँ पे इंडिया पहुँचते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कैसे आए। इन 1600 में जब हम देखते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक वहाँ से जो वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने क्या किया, एक चार्टर पे साइन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे दिया कि आप इंडिया में जाके आप ईस्ट में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में इसका क्या हुआ, इस चार्टर का मतलब था कि और दूसरी भी कोई कंपनी इंग्लैंड की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर वो दूसरी कंपनी कोई भी इधर जाने का उसको एकाधिकार नहीं है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार दिया गया है कि वो जाके ईस्ट में काम कर पाए। लेकिन तो इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर ये यहाँ पे आती है, और वहाँ से क्या होता है कि जो चिप प्राइस पे जो यहाँ पे हम देखते हैं कि सस्ते दाम इंडिया से ख़रीदती है सस्ते दाम पे, और उसे अपने यूरोपियन कंट्री में ले जाके वहाँ पे उसे महंगे दामों में बेचते हैं वो हाई प्राइसेस पे। ऐसे में जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है एक मर्केंटाइल क्या होता है। तो मर्केंटाइल मैं बता देता हूँ मर्केंटाइल क्या होता है। अब बिजनेस enterprises that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at a higher price।
मतलब इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होता है मर्केंटाइल, और जो क्या करता है कि सस्ते दामों पर ख़रीद के और महंगे दामों पर बेच के प्रॉफिट कमाता है। तो वो होता है क्या, हम उसे मर्केंटाइल कहते हैं। अब ये कि ना चार्टर, इसको इन्होंने साइन तो मिल गया था, लेकिन द रॉयल चार्टर जो यहाँ का जो चार्टर था, लेकिन वो पूरे यूरोपियन जो भी वहाँ के जो भी ट्रेडर्स थे उन्हें नहीं रोक सकता था। केवल इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्हें रोक सकता था ये चार्टर। वहाँ से क्या हुआ कि और भी जो भी थे वो भी आते हैं यूरोपियन कंट्री से। जैसे हम देखते हैं ये जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स वो हुई थी, जो किससे आई, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो मैंने बताया केप ऑफ गुड होप होते हुए ये एक शिप आती है। तो यहाँ पे देखती है, अगर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को लग रहा था कि केवल हम ही हैं जो ईस्ट में वो करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं देखते हैं कि उनसे पहले ही पुर्तगीज आके ऑलरेडी यहाँ पे अपना व्यापारी, अपना जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का जो एरिया है उस पर अपना जो गोवा है वहाँ पे अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर चुका है। इनफैक्ट वास्को डी गामा, अगर बात करें हम वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा ने 1498 में सबसे पहले इसकी सी रूट की खोज की थी, सी रूट ऑफ इंडिया की खोज की थी, समुद्री मार्ग से इंडिया की खोज की थी। अब हम देखते हैं 17th सेंचुरी, डच टू वे आर एक्सप्लोरिंग, मतलब डच भी आ गए धीरे धीरे अपना व्यापार करने, फ्रेंच भी आ गया, ये भी सब धीरे धीरे आ गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे इंडिया में आ गए ट्रेड करने के लिए, लेकिन जितने भी ट्रेडर्स थे सभी एक ही चीज़ पे इंटरेस्टेड, मतलब खरीदते थे यहाँ से, सेम थिंग खरीदते थे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, उसके बाद जो इसका यूरोपियन कंट्री में ये क्या था, बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ से पेपर्स हो गए, कार्डमम हो गया, तो ये सब क्या है कि यहाँ से इंडिया से सस्ते दामों में खरीदते थे, और यूरोपियन कंट्रीज क्या थी, एक बड़ी मार्केट है, और वहाँ पे जाके ये अपना वहाँ पे इसके लिए क्या था, वो अपना सेल करते थे हाई प्राइस पे। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे यहाँ पे सभी को अब कंपनी आ गई थी, अब सभी में अपना कंपटीशन बढ़ने लगा, और ऐसे में जब कंपटीशन बढ़ा तो 17 एंड 18 सेंचुरी के हम आसपास देखते हैं कि सभी आपस में क्या करने लगे, सैंक ईच अदर्स शिप, मतलब एक दूसरे जो भी शिप है उसको समुद्र में डुबा दिया जाता था। ब्लॉकेड रूट्स, उसके रूट को ब्लॉक कर देते थे। फिर उसके बाद जो अपनी सप्लाईस है उसको भी थोड़ा यहाँ क्या क्या था, प्रिवेंट किया जा रहा था। मतलब सब अपने अपने वो व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे ऐसे में। अब और उस धीरे धीरे वो अपना क्या करने लगे, अब सभी में कॉम्पिटिशन बढ़ने लगी, तो वो अपने आर्म्स एंड जो भी अपना है प्रोटेक्ट करने लगे कि अब चलो प्रोटेक्ट लेके जो भी व्यापार करने हैं उसे प्रोटेक्ट करने लगे, अपनी आर्म्स रखने लगे ट्रेडिंग करने के लिए, अपनों को पावरफुल बनाने लगे कि जो जितना पावरफुल होगा वो अपना व्यापार कर पाएगा। दिस एफर्ट्स, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी वहाँ के लोकल रूरल थे अब उनको क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी कि अब उससे क्या हो रहा था कि द कंपनी देयर फोन डिफिकल्ट टू सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, और उससे क्या हुई, उनकी पॉलिटिक्स भी ख़राब होने लगी। तो इस कारण से वो क्या होता है कि अब हम देखते हैं उसमें कैसे कैसे उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, हम देखते हैं आगे देखेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती है, अपना जो ट्रेड है कहाँ पे स्टार्ट करती है, बंगाल में स्टार्ट करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। 1651 की हम देखते हैं तो 1651 में सबसे पहले जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, किसके, हुगली नदी के किनारे स्थापित करती है। अब दिस द बेस वाज कंपनी ट्रेडर, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनी होते हैं और इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें जो काम करने वाले होते हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है। अब उसमें क्या हुआ था, जो भी फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित की गई थी वहाँ पे वेयर हाउस बनाए गए थे, किसके लिए, वेयर हाउस था क्या, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट वाली वस्तुओं को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। फिर धीरे धीरे उसका जो ट्रेड था एक्सपेंडेड हुआ, बढ़ा। उसके बाद मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स कम्स सेटल नियर द फैक्ट्री, धीरे धीरे वहाँ पे सेटल हो गए। बाई 1696 में क्या होता है, बिगिन बिल्डिंग
बिल्डिंग ऑफ फोर्ट अराउंड, मतलब धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने किले बनाने लगे उसके बिल्डिंग के सामने कि। और 2 ईयर लेटर जो वहाँ का क्या होता है, मुगल्स ऑफिशियल गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स ओवर द 3 विलेज। फिर उसके बाद जो मुगल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ज़मींदारी के राइट दे देते हैं कंपनी को कि चलो आप ज़मींदारी राइट, आपको ये ज़मीन दे दिए, आप यहाँ के क्या हो गए, आप यहाँ को इसको चलाइए रखिए। वन ऑफ दिस द वाज कोलकाता, उसमें से क्या था कि तीन जगह की ज़मींदारी राइट मिलती है उन्हें। एक था कोलकाता, बाद में उसे क्या कहा उसका नाम क्या था, कालीकत्ता, लेकिन बाद में उसका नाम रखे विच लेटर क्रियो इनटू द सिटी ऑफ कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता। बाद में वो क्या हुआ, बाद में कोलकाता बना। इट इज़ नोन टुडे, जिसे कोलकाता के नाम से कहा जाता है, कलकत्ता अब क्या हो गया, कोलकाता के नाम से जानते हैं। अब इट ऑल्सो परस्यूड, मुग़ल जो एम्परर थे औरंगजेब, उसने क्या किया, अपनी एक फरमान जारी की और उसमें क्या हुआ, कंपनी को ड्यूटी फ्री मतलब बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट दे दी। अब फरमान तो जानते हैं, और रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर मतलब उसका जो राजा का फरमान हो रहा था कि द कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूसली प्रेस फॉर मोर। धीरे धीरे फिर कंपनी क्या करने लगी, अपने आप को जो औरंगजेब का फरमान था उसको को वहाँ से अपने बढ़ाने लगी। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वेयर कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन दिस साइड, लेकिन धीरे धीरे क्या हुए कि उसमें जो व्यापार करने वाले थे वो भी अपनी अपनी बगल से क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अपना जो निजी ट्रेड वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे वो भी करने लगे। तो अब ऐसे में क्या हुआ था कि जो वहाँ के जो बंगाल का नवाब था, वो बंगाल का नवाब उस समय कौन था, मुर्शिद कुली खां था, जो कि चीज़ें उसे क्या होने लगे, उन्हें लॉस होने लगे, उनकी रेवेन्यू ख़त्म होने लगी। तो मुर्शिद कुली खां क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और मुर्शिद कुली खां लोकल बोट्स वेरिंग गुड्स, यहाँ पर देखो फिर आगे आते हैं। और एक क्या होता है, अब यहाँ पे एक ट्रेड, अब धीरे धीरे क्या होता है, एक बैटल होता है। अब यहाँ पे जैसे मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने क्या क्या विरोध किया और तब जाके क्या होगा, यहाँ पे एक बैटल होगा। अब बैटल कैसे होगा उसके बारे में भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, मतलब धीरे धीरे जो ट्रेड था ये कैसे बैटल में कन्वर्ट किया अपने आप को, और बैटल कौन कौन से बैटल्स होते हैं इसमें हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ वो फिर इसके बाद होता है, यही होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो आई होप जो भी अभी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।